ये सपने आपको उनको पूरे करने हैं। थैंक यू वेरी मच। मोटिवेशन, गाइडेंस, काफी चीजें। वास्तव में आपने वे सभी जीवन से जुड़ी सच्चाई और बातें आपने बताई जो इन बच्चों के लिए, हम सभी के लिए एक प्रेरणा का काम करेंगी। और 1.25 घंटे का पता ही नहीं लगा कि कितने अच्छे से आपने सभी का मार्गदर्शन किया है, उसके लिए बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच। 3 बार क्लैप करना है, लेकिन इस तरह से कि सबकी आवाज एक साथ आए, ठीक है ना, डिसिप्लिन के साथ। 2 3 ऐसे ही सिर्फ एक बार आप बोलोगे 1 2 3 और आपको क्लैप करना है, ठीक है। 1 2 3 वेरी गुड। सिट डाउन, टेक योर सीट। I got this opportunity to listen to a very good speaker, and of course he's very knowledgeable. Some of the points are eye-opening, and he put everything, सारी चीजें हल्के पन के साथ बहुत अच्छी तरह से आपको टाइम मैनेजमेंट क्या है, बीच में हंसाया भी। अब बोलोगे नहीं क्योंकि मैं हंसाने वाली चीजें जो सर ने एक्चुअली आज का जो सेशन है करियर काउंसलिंग सेशन, पहले तो हम इसको इम्पोर्टेंस ही नहीं देते। हम जो फर्स्ट से नर्सरी से अब तक पढ़ रहे हैं, डेली स्कूल आ रहे हैं, हमें कुछ बनना है, लेकिन हमारे हैं कुछ बच्चे तो कि मुझे साइंस स्ट्रीम ही लेना है क्योंकि मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे बायो लेनी है क्यों, क्योंकि मुझे मेडिकल में जाना है, एमबीबीएस डॉक्टर बनना है। कुछ कॉमर्स लेते हैं क्यों, क्योंकि मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि स्ट्रीम सिलेक्शन जो है वो क्या है, चांस फैक्टर है। ज्यादा मार्क्स आ गए, चांस से बाई चांस आ गए या मेहनत की, तो चलिए जी आपको एडमिशन मिल जाएगा पीसीएम में, तो आप पीसीएम ले लीजिए। सबसे ज्यादा अनफॉर्चुनेट जो है। तो अभी आप जो लोग यहाँ बैठे हैं, मेरा विश्वास है उसमें से 80% बच्चे तो चांस फैक्टर से आए हैं इस स्ट्रीम में, या तो प्रायर परसेप्शन से आए हैं कि साइंस ही लेना चाहिए क्योंकि पेरेंट्स ऐसा सोचते हैं। अभी जो सर ने बातें बताई उसमें एक बात एक एक करके पॉइंट बताऊंगी। हमारे यहाँ साइकोलॉजी में, आप लोग तो अब सुन रहे हैं ना काउंसलिंग, हम लोगों ने काउंसलिंग वर्ड सुना ही नहीं था। प्रवीण मल्होत्रा का एक सेगमेंट आता था टाइम्स ऑफ इंडिया में, हिंदुस्तान टाइम्स में, है ना, न्यूज़पेपर में, तो मैं उसको देखती थी और जो सेल्फ इंस्पिरेशन वाली बात होती है वो मुझे वहां से मिली दैट शी इज अ काउंसलर, दिस इज द ओनली जॉब शी डज, कि वो बताती है कि भाई ये तुम, अच्छा ये तुम्हारी क्वेरी है कि 12वीं मैथ से कर रहा हूँ तो मैं क्या करियर करूँ। तो मुझे इतना इंटरेस्ट उसमें डेवलप हुआ, और फिर ये इंटरेस्ट डेवलप कैसे होता है, अपॉर्चुनिटी, कहा ना चांस फैक्टर, और ये चीजें मैं लिंक करती चली जाऊंगी कि आपकी डे टू डे लाइफ आपकी चांस फैक्टर अपॉर्चुनिटीज को कैसे कम करती है। क्यों हमें फेसबुक पर, इंस्टा पर ज्यादा नहीं रहना चाहिए, उससे क्या प्रॉब्लम होगी। ये जो पेरेंट्स और हमारे काम क्यों अच्छे होने चाहिए, क्यों हमें फीडबैक अच्छा मिलना चाहिए, क्योंकि उससे हमारा सेल्फ परसेप्शन बनता है, उसमें करियर में उसका क्या रोल होता है सेल्फ कॉन्सेप्ट का। तो प्रवीण मल्होत्रा का मैं सेगमेंट देखती थी, और मैं तब रेडियो चलता था विविध भारती का, क्या होता था वो एफएम रेनबो, उस पे शाम के समय एक वो आती थी काउंसलर, और वो काउंसलर बैठकर उसको समस्या बताई जाती थी अपनी, और वो उसका सॉल्यूशन करती थी। तो वहां से एक इंटरेस्ट डेवलप हुआ। लेकिन ये अच्छी बात थी कि हमने वो अपना इंटरेस्ट पकड़ा, और 2009 में जब मैंने ऑप्ट किया कि आई वांट टू बी अ करियर काउंसलर एंड आई गॉट द अपॉर्चुनिटी फ्रॉम सीसीएस यूनिवर्सिटी। पहला ही सेमिनार वाइस चांसलर की प्रेजेंस में था डिग्री कॉलेज में, और मैं सिर्फ 21 साल की थी, और मैंने ऑप्ट किया कि मैं करियर काउंसलर बनूंगी। ठीक है, तो ये इंटरेस्ट हमने पकड़ लिया। जब आप ज्यादा समय फ्रेंड्स के साथ रहेंगे, एंड आई कॉल इट ट्रैश, जो आम आदमी होता है ना, जो अपने टारगेट से धक्का हुआ होता है, वो क्या करता है, वो ज्यादा समय अपना ट्रैश में बिताता है। ट्रैश कैसे, जंक चीजें जिनका आपके जीवन में कोई मतलब नहीं है। आपने फेसबुक पे एक पोस्ट देखा, उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसने आपका 5 या 10 मिनट ले लिया, आप उसको कोई यूटिलाइज नहीं करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, अपने लाइफ का 80% टाइम जो है वो ट्रैश में बिता देते हैं। पूरे दिन का आप देख लीजिए, मुश्किल से मुश्किल अगर आप स्कूल भी आते हैं तो 40% टाइम आप अपना यूटिलाइज करते होंगे। तो अभी ये जो करियर इतने सारे सर ने बताए,
अब जो बच्चा मैथ्स कर रहा है, इंजीनियरिंग बहुत अच्छा करियर है, नो डाउट, लेकिन क्या सबके लिए अच्छा है? अभी एक एग्जाम्पल आपने और लिया, ये प्रश्न अपने आप से पूछिए ना, अपने अंदर से पूछिए। एक क्वेश्चन, एक अभी सर जब बात बता रहे थे, इंटरेस्टिंग स्टोरी एपीजे अब्दुल कलाम साहब के बारे में बता रहे थे कि वो चाहते थे, ये मैंने भी कहीं पढ़ा था, पर आपने क्योंकि उनके साथ काम किया है तो आप बेहतर जानते हैं, वहाँ कुछ अलग से बताया था कि कोई चिड़िया उड़ रही थी, तो उन्होंने कहा ये जेट की तरह, शायद उन्होंने एक्सप्लेन किया हो टीचर ने बाद में, कि ये जेट की तरह ही काम कर रही है क्योंकि इसके विंग्स में क्या है, लाइफ एनर्जी है। तो उन्होंने कहा अच्छा। तो एपीजे अब्दुल कलाम साहब की स्टोरी जब बता रहे थे तो उन्होंने कहा मैं क्या बनना चाहता था, पायलट ऑफिसर, लेकिन वो बने क्या, मिसाइल मैन बने, प्रेसिडेंट बने। तो एक चीज में, एक जॉब में, एक ही क्वालिफिकेशन के साथ जाने पर आपकी रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग अलग भी हो सकती हैं। और ये जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ये क्या शेप करती हैं, हमारी लाइफ को शेप करती हैं। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, दैट वी डू नॉट चूज अ करियर, व्हाट वी चूज अ लाइफ स्टाइल। मैं अगर टीचर बनना चाहती हूँ तो मैंने क्या क्या विजुअलाइज किया है, मैं एक स्कूल में काम करूंगी, मेरे जितने भी कॉलीग्स होंगे वो सब टीचर्स होंगे, मैं बच्चों को पढ़ाऊंगी, इस सब्जेक्ट में ज्यादा रिसर्च करूंगी। अगर मैं वीडियो जॉकी बनना चाहती हूँ तो मैं क्या चाहूंगी कि मैं स्क्रीन पर आऊँ, फिर मेरा रिक्वायरमेंट क्या है, स्किल्स क्या चाहिए कि मेरी ग्रूमिंग अच्छी हो, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत स्ट्रांग हो, मैं ट्रिकी हूँ, क्वेश्चंस जल्दी ले सकती हूँ, बात को घुमाकर कहना भी मुझे आता हो। तो क्या होता है कि वी नीड टू टेक वेरी मच हीट, वी नीड टू पे वेरी मच हीट टुवर्ड्स आवर इंटरेस्ट। बचपन से ही हमें किस चीज पर ध्यान देना चाहिए, हमारा इंटरेस्ट क्या है। मुझे प्लेन अच्छा लगता है अपने ऊपर से जाते हुए, तो मुझे वो उड़ाना पसंद है, मुझे प्लेन में बैठना पसंद है, मुझे प्लेन में एयर होस्टेस या जो दूसरा स्टाफ होता है उसका काम करना पसंद है, या फिर मुझे प्लेन बनाना पसंद है। इसी तरह से अगर मैं इंजीनियरिंग करना चाहती हूँ तो इंजीनियरिंग में कौन सी ब्रांच मेरे लिए अच्छी है। क्या मुझे कंस्ट्रक्शन का काम करना पसंद है तो सिविल इंजीनियरिंग है। अगर मुझे सिविल इंजीनियरिंग पसंद है लेकिन मैं उसमें पढ़ाना चाहती हूँ बच्चों को, टीचिंग में भी मेरा एप्टीट्यूड है, तो क्या मैं बीटेक करने के बाद, हायर एजुकेशन लेने के बाद किसी कॉलेज में पढ़ा सकती हूँ। अब ये चीजें कौन निर्धारित करेगा कि आप क्या करेंगे, हाउ वुड यू डिसाइड दैट। पहला, बचपन से ही आपको क्या करना है कि अपने इंटरेस्ट को नोट डाउन करना है। जहां पे आपको लगे ना ये चीज मुझे इंटरेस्ट, दिस इज इंटरेस्टिंग टू मी, आई लव डांसिंग, आई कैच म्यूजिक बीट्स। साउंड इंजीनियरिंग कितना अच्छा स्कोप है साउंड इंजीनियरिंग में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत कम लोग जानते हैं कि साउंड इंजीनियरिंग में भी करियर हो सकता है। सबसे पहले जो साइकोलॉजिस्ट थे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के दौरान, जहां पर साइकोलॉजी का पार्ट बना वोकेशनल ट्रेनिंग, उन्होंने कहा भाई ट्रेड और फैक्टर थ्योरी दी थी। एक आदमी, उसकी पर्सनालिटी क्या है और उसी के अनुरूप उसको काम दे दीजिए, तो उसका जो व्यक्तित्व होगा, जो उसका एप्टीट्यूड होगा, जहां वो अच्छा कर सकता है, अगर उसी के अनुरूप उसको काम मिलेगा तो वो वहां बेहतर कर पाएगा। आपके पास बायो है, आप अच्छा पढ़ते भी हैं, आप हो सकता है नीट क्वालिफाई भी कर ले। और मेरे पास बहुत सारे ऐसे बच्चे आए जिन्होंने एमबीबीएस करने के बाद सोचा कि हम इसको चेंज करते हैं, मैं तो सेल्स में जाना चाहता हूँ, तो कोई ऐसी कंपनी बताइए जहां मेरी ये एजुकेशन मुझे हेल्प कर सके। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि उसका एप्टीट्यूड पढ़ाई में, इंटेलिजेंस जो कहती है, वो कहती है पढ़ाई में और मेडिकल में बहुत अच्छा कर सकता है, लेकिन उसकी जो दूसरी और चीजें थी, जिनको हम कहते हैं 10 बेसिक वैल्यूज ऑफ करियर सिलेक्शन, 4 चीजें आपने हमेशा सुनी होंगी कि आप ध्यान में रखिए, और मैं अक्सर सुनती हूँ। इंटेलिजेंस, आप किस चीज में बहुत दिमाग आपका अच्छा है, आप देखकर पढ़ सकते हैं, सुनकर पढ़ सकते हैं, काइनेस्थेटिकली आप अच्छे हैं, म्यूजिकल इंटेलिजेंस है आपके अंदर, 8 तरह की इंटेलिजेंस बताई गई है मल्टीपल इंटेलिजेंस में। लेकिन उसके अलावा 10 बेसिक वैल्यूज क्या हैं? 10 बेसिक वैल्यूज जो सबसे ज्यादा है, जो ब्रेन ड्रेन कहते हैं हम,
या हम कहें बच्चे नौकरी छोड़ रहे हैं, कॉलेज से ड्रॉप आउट हो रहे हैं, उसके पीछे जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो 10 फैक्टर्स हैं। तो जब भी आप करियर डिसाइड करें, कोई भी करियर डिसाइड करें, तो ये 10 फैक्टर दिमाग में रखकर डिसाइड करें। पहला वेरिएंट है जिसके कारण मुझे लगता है एक सबसे बड़ा फैक्टर कि बच्चे इंजीनियरिंग की तरफ क्यों जा रहे हैं, वो ये कि दैट इट प्रोवाइड्स इमीडिएट एम्प्लॉयमेंट। इंटेलिजेंस का तो इन लोगों को पता नहीं होता कि इंटेलिजेंस है मेरी, मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर जो है इंजीनियरिंग सेलेक्ट करने का या एमबीए में जो इतना क्रेज आया वो क्या था कि दीज आर द कोर्सेज दैट प्रोवाइड इमीडिएट एम्प्लॉयमेंट। और इसीलिए कॉलेज खाली हो रहे हैं क्योंकि केवल एक दिमाग में बात आ रही है बच्चों के कि कॉलेज नौकरी नहीं दे रहे हैं, प्लेसमेंट नहीं दे रहे हैं। तो सबसे बड़ा फैक्टर क्या है? पहला फैक्टर इमीडिएट एम्प्लॉयमेंट। कॉपी में भी लिख लीजिए अपनी चाहे तो। आपको ये ध्यान रखना है कि मैं जिस कोर्स में जाना चाहता हूँ, क्या मुझे इमीडिएट एम्प्लॉयमेंट चाहिए, उससे तुरंत नौकरी चाहिए, कोर्स करते ही मुझे नौकरी मिल जाए, या मैं हायर स्टडीज के लिए जाना चाहता हूँ, लंबे समय तक पढ़ना चाहता हूँ। क्योंकि जो बच्चा नीट कर सकता है, मेडिकल में बहुत अच्छा है, बायो में अच्छे मार्क्स ला रहा है, लेकिन अगर उसका इंटरेस्ट नहीं है कि मैं लंबे समय तक पढ़ूं, मैं 8 साल पढ़ाई को डिवोट करूं, वो चाहता है कि मुझे क्विकली कुछ मिल जाए, क्विकली मुझे जॉब मिल जाए, 4 साल के बाद मैं इंडिपेंडेंट हो जाऊं। हो सकता है फैमिली की नीड भी हो कि आपको तुरंत 4 साल के बाद जॉब चाहिए। हालांकि 4.5 साल का एमबीबीएस होता है, लेकिन उसके बाद भी आपको एमएसएमटी के लिए तो पढ़ाई करनी ही पड़ती है। और ये इच्छा हो जाती है एमबीबीएस बच्चे की कि मैं एमएसएमटी तो करूँ ही करूँ। तो अगर कोई लंबी पढ़ाई नहीं करना चाहता है या रिसर्च में नहीं जाना चाहता है, तो उसको क्या करना है कि ऐसे कोर्सेज का चयन करना है जहाँ इमीडिएट एम्प्लॉयमेंट उसको मिल सके। दूसरा फैक्टर जिसके कारण लोग नौकरी छोड़ रहे हैं, अभी एक सर्वे में आया था कि भाई नौकरी क्यों छोड़ रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मुझे अंडर पेड किया जा रहा है, सैलरीज मेरी कम है, मेरी क्वालिफिकेशन, मेरी काबिलियत, जितना कंपनी मेरे से काम ले रही है। अभी सर ने भी जिक्र किया कि भाई स्कूल में कहते होंगे काम ज़्यादा ले रहे हैं, हंसी में कही, लेकिन ये फैक्टर है कि कंपनी क्यों छोड़ते हैं, क्योंकि उन्होंने जो मेहनत की, जो पढ़ाई की, जो कोर्स चयन किया, जो उससे एक्सपेक्टेशंस थी। और प्रॉब्लम क्या है कि एक्सपेक्टेशंस हाई हैं कि ये कोर्स करने के बाद मेरी जॉब इतनी होगी, इतनी तनख्वाह होगी। तो ऐसा करियर आप पहले ही डिसाइड कर लीजिए कि वेयर डू आई सी माई सेल्फ फाइनेंशियली ऑल्सो। 5 साल के बाद इस कोर्स को करने के बाद तुरंत मेरी सैलरी क्या होगी, उसके 5 साल के बाद ग्रोथ क्या होगी। जैसे कंप्यूटर इंजीनियर्स अगर हैं तो बहुत अच्छा पैकेज होता है, लेकिन वहीं पर अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं तो प्लेसमेंट बहुत कम बच्चों का होता है कॉलेज से, क्योंकि रिक्वायरमेंट उतनी बल्क में नहीं होती। पर अगर आप एक बार जॉब में चले गए तो हो सकता है 5 साल के एक्सपीरियंस के बाद आपका प्लेसमेंट और जॉब स्टेबिलिटी कंप्यूटर एजुकेशन वाले बच्चे से कहीं ज्यादा हो या उसके ही समकक्ष हो। पर क्या आप तैयार हैं वो 5 साल का स्ट्रगल या 5 साल का कम सैलरी लेने के लिए? तो सैलरी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो पहले ही जब आप प्लान करें तो ये डिसाइड करें कि मेरा जो मैं कोर्स ऑप्ट कर रहा हूँ वो कितने साल का है, उसके बाद करियर अपॉर्चुनिटीज क्या है, वहाँ सैलरी क्या होगी। उसके बाद जब हम सैलरी ग्रोथ की बात करते हैं तो सिर्फ वो सैलरी ग्रोथ नहीं है, सैलरी कैसे बढ़ती जाती है, आपके प्रमोशन, आपके करियर ग्रोथ के साथ बढ़ती जाती है। तीसरा फैक्टर प्रेस्टीज। अब एक बच्चे ने यहाँ से कहा कि मैं आर्मी में जाना चाहता हूँ। बहुत सारे बच्चे, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे ऑफ कोर्स आईएएस का एग्जाम देते हैं। ऑल इंडिया सर्विसेज में कौन जाएगा? जो बहुत ब्रिलियंट बच्चे होंगे, जो चैलेंज ले सकते होंगे, जो पढ़ाई करते होंगे, लंबे समय तक डिवोट करते होंगे अपनी लाइफ। तो क्या उनको अब्रॉड में हाई पैकेजेस पर जॉब नहीं मिलती होगी? मिलती है। अनअकैडमी जो एक प्लेटफॉर्म है ई लर्निंग के लिए, जो कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कराते हैं, उनके जो ऑनर है रमन और 3 लड़के हैं, वो आईएएस से रिटायर हुए, आईएएस निकाला, 3 साल आईएएस किया और उसके बाद अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। हाँ, तो उन्होंने क्या किया, पहले एमबीबीएस भी किया, पहले नीट क्वालिफाई किया, एमबीबीएस किया, उसके बाद आईएएस निकाला और फिर वो क्या बने, एंटरप्रेन्योर बने। तो क्या ड्राइव कर रहा है, एंटरप्रेन्योर क्यों बना ऐसा बच्चा जिसको आप अब्रॉड में भी जॉब मिल सकती थी, हाईएस्ट पैकेजेस मिल सकते थे, कोई अपनी कंपनी पूरी की पूरी सौंप सकता था, इतना काबिल कैंडिडेट, तो वो एंटरप्रेन्योर क्यों बने? एक और सर्वे में पाया गया है कि अभी बहुत सारी
ग्लोबल एक सर्वे किया गया, उसमें पाया गया कि आज का जो बच्चा है जो कॉलेजेस में, वो क्या कहता है, आई वांट टू फॉलो माय हार्ट। साइकोलॉजी में एक मेटाफर थेरेपी होती है, और उस मेटाफर थेरेपी में क्या होता है कि हमें जो बच्चा कह रहा है ना, मैडम मुझे बहुत दुख होता है, मैं टूट गया हूँ, तो हमें वो टूटने की परिभाषा समझनी होती, तो हम उसको फिर मेटाफर देते हैं। टूट गया मतलब निराश हो, हताश हो, टूट गया हो कैसे, टायर्ड फील कर रहे हो, टूटना तो टायर्ड में भी कह देते हैं। तो ऐसे जब वहां पे लिखा आया कि दे वांट टू फॉलो देयर हार्ट, तो मुझे मैस्लो के हिरार्की थ्योरी याद आ गई। आज का जो बच्चा है, पहले एक समय हुआ करता था, रिसोर्सेज की कमी थी, नौकरी नहीं होती थी, सब ज्यादातर एग्रीकल्चर या शॉप्स खोलकर लोग बैठे हुए थे, तो उस समय में क्या, सरकारी नौकरी ले लो। तो एक हमारे ग्रैंडफादर के टाइम का समय था कि सरकारी नौकरियों पर लोग जाएं, उसके बाद भी यही रहा, फादर के टाइम तक भी यही रहा। लेकिन फिर क्या हुआ कि रिसोर्स से ज़्यादा, चाहे आप बिजनेस में भी हैं तो क्या करें, घर में सुख साधन करें। फीएट गाड़ी हुआ करती थी पहले, फिर लगा यार हमारे घर भी गाड़ी होनी चाहिए। तो जो बीच की जनरेशन गई है हमसे पहली, या हमारी भी कह लीजिए, वैसे हमारी तो थोड़ी सी और क्या, वो कितने साल का है, उसके बाद करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, वहाँ सैलरी क्या होगी, उसके बाद जब हम सैलरी ग्रोथ की बात करते हैं तो सिर्फ वो सैलरी ग्रोथ नहीं है, सैलरी कैसे बढ़ती जाती है, आपके प्रमोशन, आपके करियर ग्रोथ के साथ बढ़ती जाती है। तीसरा फैक्टर प्रेस्टीज। अब एक बच्चे ने यहाँ से कहा कि मैं आर्मी में जाना चाहता हूँ। बहुत सारे बच्चे, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे ऑफ कोर्स आईएएस का एग्जाम देते हैं। ऑल इंडिया सर्विसेज में कौन जाएगा, जो बहुत ब्रिलियंट बच्चे होंगे, जो चैलेंज ले सकते होंगे, जो पढ़ाई करते होंगे लंबे समय तक, डिवोट करते होंगे अपनी लाइफ। तो क्या उनको अब्रॉड में हाई पैकेजेस पर जॉब नहीं मिलती होगी? मिलती है। अनअकैडमी जो एक प्लेटफॉर्म है ई लर्निंग के लिए, जो कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कराते हैं, उनके जो ऑनर है रमन और 3 लड़के हैं, वो आईएएस से रिटायर से आईएएस निकाला, 3 साल आईएएस किया और उसके बाद अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। हाँ, तो उन्होंने क्या किया, पहले एमबीबीएस भी किया, पहले नीट क्वालिफाई किया, एमबीबीएस किया, उसके बाद आईएएस निकाला और फिर वो क्या बने, एंटरप्रेन्योर बने। तो क्या ड्राइव कर रहा है, एंटरप्रेन्योर क्यों बना ऐसा बच्चा जिसको आप अब्रॉड में भी जॉब मिल सकती थी, हाईएस्ट पैकेजेस मिल सकते थे, कोई अपनी कंपनी पूरी की पूरी सौंप सकता था, इतना काबिल कैंडिडेट, तो वो एंटरप्रेन्योर क्यों बने? एक और सर्वे में पाया गया है कि अभी बहुत सारी, ग्लोबल एक सर्वे किया गया, उसमें पाया गया कि आज का जो बच्चा है जो कॉलेजेस में, वो क्या कहता है, आई वांट टू फॉलो माय हार्ट। साइकोलॉजी में एक मेटाफर थेरेपी होती है, और उस मेटाफर थेरेपी में क्या होता है कि हमें जो बच्चा कह रहा है ना, मैडम मुझे बहुत दुख होता है, मैं टूट गया हूँ, तो हमें वो टूटने की परिभाषा समझनी होती, तो हम उसको फिर मेटाफर देते हैं। टूट गया मतलब निराश हो, हताश हो, टूट गया हो कैसे, टायर्ड फील कर रहे हो, टूटना तो टायर्ड में भी कह देते हैं। तो ऐसे जब वहां पे लिखा आया कि दे वांट टू फॉलो देयर हार्ट, तो मुझे मैस्लो के हिरार्की थ्योरी याद आ गई। आज का जो बच्चा है, पहले एक समय हुआ करता था, रिसोर्सेज की कमी थी, नौकरी नहीं होती थी, सब ज्यादातर एग्रीकल्चर या शॉप्स खोलकर लोग बैठे हुए थे, तो उस समय में क्या, सरकारी नौकरी ले लो। तो एक हमारे ग्रैंडफादर के टाइम का समय था कि सरकारी नौकरियों पर लोग जाएं, उसके बाद भी यही रहा, फादर के टाइम तक भी यही रहा। लेकिन फिर क्या हुआ कि रिसोर्स से ज़्यादा, चाहे आप बिजनेस में भी हैं तो क्या करें, घर में सुख साधन करें। फीएट गाड़ी हुआ करती थी पहले, फिर लगा यार हमारे घर भी गाड़ी होनी चाहिए। तो जो बीच की जनरेशन गई है हमसे पहली, या हमारी भी कह लीजिए, वैसे हमारी तो थोड़ी सी और क्या, फॉलो देयर हार्ट का मतलब है, मैस्लो की थ्योरी में सबसे ऊपर आता है, क्या आता है, तो अचीव देयर डिजायर। उसमें सबसे ऊपर आता है कि आप अपने हाईएस्ट पोटेंशियल को अकम्प्लिश करें। हाईएस्ट पोटेंशियल को अकम्प्लिश करने के लिए आपको अपने दिल का रास्ता चुनना पड़ेगा, और कैसे पता चलेगा, इंटरेस्ट से पता चलेगा। तो एक सर्वे में पाया गया कि ज्यादातर बच्चे क्या बनना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ये बीसीए करते वक्त अपनी स्किल डेवलप करेंगे। आपको पता होगा आने वाले समय में किस किस चीज की जरूरत है, मुझे इस कोर्स के साथ क्या क्या स्किल्स और अपने अंदर चाहिए,
तो आप क्या करेंगे, BBA BCA में अपनी स्किल्स के ऊपर काम करेंगे और दूसरे बच्चों से ज़्यादा अच्छा प्लेसमेंट, ज़्यादा चैलेंजिंग रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको मिलेंगी। तो मैंने अभी प्रेस्टीज की बात की। प्रेस्टीज एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि लोग हाईएस्ट पेइंग जॉब्स छोड़कर ऑल इंडिया सर्विसेज या फिर डिफेंस सर्विसेज में जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जॉब्स ज़्यादा प्रेस्टीजियस हैं। दुनिया में, समाज में, आपके लोगों में, सोसाइटी में ऐसे लोगों का ज़्यादा सम्मान होता है जो इस तरह की प्रेस्टीजियस सर्विसेज में होते हैं। भले वहाँ इनकम दूसरे सेक्टर से उनको कम मिल रही है, अपनी काबिलियत से कम मिल रही है, ज़्यादा पैसा कमा सकते हो। थर्ड है फाइनेंशियल सिक्योरिटी। बहुत सारे बच्चे हमने देखा है क्यों कहते हैं कि यार प्राइवेट जॉब नहीं, प्राइवेट जॉब मिलने के बाद भी सरकारी नौकरियों के लिए दौड़ते रहते हैं, सरकारी नौकरी लग जाए। अभी आप देखेंगे कि जॉब्स में अगर आप स्कूल्स में भी जाए टीचिंग के लिए तो प्राइवेट स्कूल्स में बहुत अच्छी सैलरी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में टीचर्स की, लेकिन वहाँ क्या है, जॉब सिक्योरिटी नहीं है। तो गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ क्रेज क्यों है बच्चों का, भाई सरकारी नौकरी लग जाए, कैसे भी सरकारी नौकरी में आ जाए। क्यों? क्योंकि वहाँ क्या है, जॉब सिक्योरिटी है और फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी है। आपकी जॉब है तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी है, आपका इंश्योरेंस, दूसरी चीज़ें भी आपकी जो सरकारी नौकरी होती है उसके लोगों को मिलती है। तो आपको देखना है कि मुझे क्या चाहिए, मेरे 3 डोमिनेटेड नीड्स क्या हैं। मुझे सैलरी अच्छी चाहिए, मुझे फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए, मुझे प्रेस्टीज चाहिए, क्या चाहिए। अब तीसरा, इसके बाद आइए तो क्या चाहिए लोगों को, लेजर टाइम। लड़कियां क्यों बैंकिंग और टीचिंग में जाना चाहती हैं? क्योंकि उनको लगता है कि वी विल बी हैविंग सम एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो, वी विल बी टेकिंग केयर ऑफ आवर फैमिली ऑल्सो। मैं अपना परिवार तो नहीं छोड़ सकती, उसका भी ध्यान रखूंगी। तो टीचिंग में और बैंकिंग में क्या होता है कि आपका टाइम सही है, आप सुबह जाएंगे, स्कूल टाइम में तो आप आ ही जाएंगे आफ्टरनून में, और बैंक में भी होंगे तो 9 से या 10 से 5 तक का जॉब होता है, इजीली मैं कर सकती हूँ। सैटरडे संडे ऑफ मिलता है तो आई विल बी हैविंग इनफ लेजर टाइम, मुझे घर के लिए, फैमिली के लिए टाइम मिलेगा। कई बार कुछ लड़कियां, मेरे पास ऐसे एग्जांपल्स आए, लड़की का इंटरेस्ट है, एप्टीट्यूड है, पर्सनालिटी ऐसी है कि शी कैन बी एन एयर हॉस्टेस, वो डायरेक्ट जाएगी तो सिलेक्शन हो जाएगा। शी हैज वेरी स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स, शी इज इंटरेस्टेड इनफ। घर वाले कहते हैं कि अच्छा करा दीजिए, गिव इन कर दिया, अकेली लड़कियां मैम कराइए, लेकिन जॉब नहीं करने देंगे। ऐसा हुआ है कि जॉब से वापस ले आए। यहाँ केवल टाइम की भी बात नहीं है, एक होता है परसेप्शंस एंड सोशल नॉर्म्स एंड वैल्यूज जो फैमिली की चलती है, उनको इम्पोर्टेंस ना दें। लेकिन अगर एक बच्चे ने अपना पूरा लाइफ डिवोट कर दिया एक करियर के लिए, मान लीजिए एक लड़की चाहती है मैं एयर होस्टेस बन जाऊँ, या एक लड़का चाहता है मैं होटल इंडस्ट्री में चला जाऊँ, लेकिन लोगों का जो शादी वाले आ रहे हैं उनका परसेप्शन है अच्छा ये तो बहरा होगा फिर होटल में, उनको पता ही नहीं कि होटल भी ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करता है, या उसका एप्टीट्यूड है वो वहीं बहुत अच्छा अर्न कर रहा है, तो अब उसको जॉब छोड़नी पड़ रही है अपनी। या लड़की एयर होस्टेस है तो कह रहे हैं नहीं यार टाइम बहुत ख़राब हो रहा है, एक जगह टिकने का नहीं है, रात को भी आना पड़ता है, और अब इसका फैमिली बहुत डिस्टर्ब हो रहा है शादी के बाद, तो आप अपना जॉब छोड़ दीजिए। तो ऐसा हुआ कि जॉब छोड़ना पड़ा, एंड देन शी गॉट फ्रस्ट्रेटेड, शी सेड माय हस्बैंड इज वर्किंग इन अ होटल इंडस्ट्री, लेकिन मैं जॉब छोड़कर आ रही हूँ। तो करियर सेटिस्फैक्शन केवल नौकरी पाने तक मत रखिए अपने आप को, उसके बाद मुझे करियर सेटिस्फैक्शन कहाँ मिलेगा। तो ये जो लेजर है या जो सोशल नॉर्म्स है, इनको भी आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा। एक बहुत अच्छा एक और जो पॉइंट है वो है लोकेशन। मेरे पास कुछ बच्चे आए, उन्होंने कहा मैम मैं टीचर बनना चाहती हूँ, बहुत ही इंटेलिजेंट लड़की, शी स्कोर्ड 95 to 96% मार्क्स, तो मैं टीचर बनना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है, कहाँ बनना चाहते हो? मैं गवर्नमेंट टीचर बनना चाहती हूँ। ठीक है, अच्छा लाइफ कैसा एज्यूम करते हो, कैसा जीवन जीना है? तो कह रही मैम मुझे तो कहीं अब्रॉड में जाकर शिफ्ट होना है ना, और मैं अब्रॉड में जाना चाहती हूँ या किसी बहुत अच्छी मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहना चाहती हूँ। मेरा ड्रेस मुझे मॉडर्न, जैसे पूछा जाता है हम इंटरवेंशंस क्यों करते हैं, ताकि हमें बच्चे की दूसरी वैल्यूज भी पता चले। मुझे तो बड़े मॉडर्न कपड़े पहनना पसंद है, गाँव में, अरे मैम गाँव में तो मैं आज तक नहीं रही हूँ। तो भाई जब आप टीचर बनोगे गवर्नमेंट स्कूल में, तो फिर आप डिसाइड नहीं करोगे कि आपको कहाँ पढ़ाना है कहाँ नहीं पढ़ाना है, सरकार डिसाइड करेगी।
आप अगर बाहर जाना चाहते हो और रहना चाहते हो, इंडियन गवर्नमेंट के अंडर काम करना चाहते हो, तो या तो आप किसी प्रोजेक्ट पे जाइए बाहर, पर वो भी टेम्परेरी होगा ना, परमानेंट ऐसा थोड़ी इंडियन गवर्नमेंट आपको उठाकर बाहर भेज देगी। आपको जॉब तो यही करनी पड़ेगी, गांव में करनी पड़ेगी ज़्यादातर, पहली दूसरी पोस्टिंग तो आपकी सारी गांव में ही होती है। तो फिर उसने कहा नहीं नहीं, फिर ये नहीं। तो जो आप एम कर रहे हो, वो एम जो आपने परसेप्शन लिया है कि मेरी लाइफ ऐसी होनी चाहिए, उससे मैच भी करता है कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और फैक्टर जिसको हम अवॉइड कर देते हैं वो है हेल्थ इश्यूज। हेल्थ इश्यूज कैसे इंपॉर्टेंट है? once a student came to me and he was a mechanical engineer. मैकेनिकल इंजीनियर है, एजमेटिक है, वर्कशॉप में उसको जॉब मिली, तो उसने कहा मैं यहाँ नहीं काम कर पाऊंगा, कुछ केमिकल की मुझे स्मेल आती है। जो कि अब देखिए, मैकेनिकल इंजीनियर अगर कोई है और वो वर्कशॉप में काम ना करे, तो करियर ग्रोथ वैसी नहीं होगी जैसी उन लोगों की होगी जो वर्कशॉप में काम करे इनिशियल ईयर्स में। तो उसने कहा मैंने क्वालिटी कंट्रोल ज्वाइन कर लिया है। या एक बच्चा है जिसके पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा कीन थे कि ये कंप्यूटर साइंस ले ले। ऐसे 2 कैंडिडेट मेरे पास आए, एक का ब्रेन सर्जरी हुआ था, एक को ट्यूमर था, ब्रेन ट्यूमर। तो उन्होंने कहा नहीं मैम, कंप्यूटर साइंस ही दिलवाएंगे, बहुत अच्छा करियर है। अरे इट विल टेक अ टोल ऑन द हेल्थ ऑफ योर चाइल्ड। तो पढ़ाई कैसे करेगा, काम कैसे करेगा अगर इसका सर भारी है, कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठेगा तो ऐसे ही मर जाएगा। तो क्या ऐसा कोई करियर आप करना चाहेंगे जहां आपकी हेल्थ, जो ऑलरेडी आपके हेल्थ कंडीशंस है, उनको और हैम्पर करे? तो ये कि चलिए फ्यूचर में क्या बन जाती है। तो ऐसे में जब आप कोई करियर चूज करें तो ये भी ध्यान रखें कि क्या मैं फिजिकली उस काम को लंबे समय तक कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। जैसे आर्मी में जाना चाहते हो और दौड़ नहीं पाते हो 2 घंटे भी, या तो आप प्रैक्टिस कीजिए, या आप बहुत ज़्यादा क्या नहीं कर सकते हो, फिजिकल एक्सर्शन नहीं ले सकते हो। तो क्या आर्मी का जो लाइफ स्टाइल है उसको आप लंबे समय तक जी पाओगे? क्या आप सेटिस्फाइड रहोगे? नहीं रहोगे। तो कुछ एक वैल्यूज हैं जो आपको क्या करना है, अपना जो भी करियर चूज करें उसके साथ एसोसिएट करें। क्यों आपका लाइफ स्टाइल, आपके काम सही होने चाहिए। 2 थ्योरी या 3 थ्योरी, जो भी थ्योरीज है ना, वो एक चीज पे बहुत एम्फेसाइज करते हैं। हम तो अब पढ़ रहे हैं, फ्रैंक पार्सन ने 1900s में बता दिया था कि भाई जो काम सुटेबल हो उसके अनुरूप ही आदमी को काम दीजिए, क्योंकि वो वर्क एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, इंटरेस्ट लेगा, लंबे समय तक करेगा, सेटिस्फाइड रहेगा, परफॉर्मेंस अच्छी होगी। लेकिन उसके बाद हाइपोथेटिकल बात नहीं है, बचपन से आप करियर सेलेक्ट करना शुरू कर देते हैं। क्या कोई लड़का या एयर होस्टेस बनना चाहेगा? अभी तो चेंज होने लगा है परसेप्शन, लेकिन बचपन से परसेप्शन बन जाता है। कैसे? ये औरतों के काम है, ये छोटे काम है, इनमें कम मेहनत, कम दिमाग लगाना है, तो हम उनको क्या करेंगे, अवॉइड करते चले जाएंगे। लास्ट पॉइंट है, एंड यू नीड टू पे हीट। क्यों आपका लाइफ स्टाइल, आपके काम सही होने चाहिए। डोनाल्ड सुपर एक साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने एक थ्योरी दी थी सेल्फ कॉन्सेप्ट की, और उसके बाद दूसरी बहुत सारी थ्योरीज आई साइकोलॉजी में। तो एक थ्योरी और आई, सोशल कॉग्निटिव करियर थ्योरी। सेल्फ कॉन्सेप्ट में तो ये कहा गया कि बच्चे का सेल्फ कॉन्सेप्ट डिवेलप होता है चाइल्डहुड से बड़े होने तक, एडल्टहुड तक भी होता है, और वो कोई भी करियर अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट के बेसिस पर ही लेगा। हम पेरेंट्स को समझाते समझाते थक गए हैं कि कोई भी नेगेटिव फीडबैक अपने बच्चे को मत दीजिए। अगर आप उसको, वो आप देख रहे हैं कि वो पढ़ता नहीं है, निकम्मा है, पर मुंह से मत निकालिए कि तुम पढ़ते नहीं हो, तुम निकम्मे हो। क्यों? क्योंकि उसका ये सेल्फ कॉन्सेप्ट बन गया है। और ऐसे नेगेटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट के साथ एक बच्चे से आप एक्सपेक्ट करें कि हाईली एम्बिशियस और अच्छा काम कर जाए, तो नहीं करेगा। आपकी क्लास में भी ऐसे बच्चे होंगे, जो राउडी सा बच्चा होगा ना, जिसको पता है कि पूरा क्लास, तेरा टीचर, प्रिंसिपल, सबको तेरा नाम पता है, सब कहते हैं भाई ये बहुत राउडी बच्चा है, इसे तो संभालो। क्लास में कुछ भी खटपट होगी तो उसी को उठाया जाएगा, तो उसका एक इमेज बन जाता है। सॉरी टू से, पर वो बच्चा ना इसी इमेज को बनाने में लगा रहेगा कि इस क्लास में दादा तो मैं हूँ, तो कोई और नहीं बनना चाहिए। वो चलेगा भी ऐसे ही, वो बोलेगा भी ऐसे ही,
वो बैठेगा भी ऐसे ही। अब उसकी गलती है इसमें? नहीं, उसकी गलती नहीं है। गलती किसकी है? पढ़े लिखों की गलती है, बड़ों की गलती है कि उन्होंने ये परसेप्शन उसके दिमाग में बना दिया दैट यू आर राउडी। ये जो फाइट होती है, ये जो आर्ग्यूमेंट होता है, तुम्हारी तरह ही होता है। तो वो कैसे सोचेगा कि मैं एक डिसिप्लिन लाइफ जी लूंगा, मैं तो आर्मी में चला जाऊंगा। जो दूसरी थ्योरी है उसमें सेल्फ एफिकेसी। एक आदमी के अंदर सेल्फ एफिकेसी की भावना होती है कि मैं क्या कर सकता हूँ। अगर आपको लगता है कि मैं गा नहीं सकती हूँ तो क्या आप गा लेंगी? क्या इंटरेस्ट लेंगे? अगर इन लड़कों को लगता है कि मैं कंप्यूटर चला सकता हूँ, मेरा इंटरेस्ट है, तभी तो कंप्यूटर चलाओगे ना। अगर दिमाग में फीड कर दिया गया है कि तुम्हें तो कंप्यूटर आएगा ही नहीं, कंप्यूटर तो बहुत मुश्किल होता है, तो क्या तुम कंप्यूटर चलाओगे? नहीं। क्यों? क्योंकि आपका परसेप्शन और सेल्फ कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया है। तो क्यों आपके काम सही होने चाहिए? क्यों आप कुछ भी गलत ना करें, अपना इमेज सही रखने की कोशिश करें? क्योंकि जो भी बाहर से फीडबैक आएगा ना आपके लिए, आप डिसिप्लिन है तो आप सोचेंगे आई एम डिसिप्लिन्ड, आई कैन डू दिस। अरे तुम स्टूडियस हो तो आपको डर नहीं लगेगा। मैं भी काउंसलिंग में पूछती हूँ तो बच्चे कहते हैं नहीं जी मैं पढ़ लेता हूँ। एक बच्चा कहता है मैम पता नहीं मैं पढ़ पाऊंगा कि नहीं पढ़ पाऊंगा, जबकि दोनों के परसेंटेज सेम है। क्यों? क्योंकि उसको फीडबैक ऐसा मिला हुआ है जिससे उसका सेल्फ कंसेप्ट क्या है अपने बारे में कि मैं ज़्यादा नहीं पढ़ता हूँ, मैं डिसिप्लिन्ड नहीं हूँ, या मैडम मैं कर सकता हूँ ये, क्योंकि उसको ये फीडबैक मिला हुआ है। तो क्यों आपको अच्छा काम करना चाहिए? क्यों आपको सही से पढ़ाई करनी चाहिए? ताकि हमें बाहर से जो भी फीडबैक मिले वो कैसा मिले? अच्छा मिले। कैसा मिले? पॉजिटिव मिले। कैसा मिले? और ये एम बना लीजिए कि हम दिन में 2 काम कोई ऐसे करेंगे जिसके कारण हमें क्या मिलेगा? पॉजिटिव फीडबैक मिलेगा। क्या मिलेगा? आप देखिए कि अगर आप पॉजिटिव फीडबैक लेते रहेंगे ना, अच्छा सा काम करते रहेंगे, तो आप धीरे धीरे देखेंगे कि आपका अपने बारे में जो राय है वो बदल रही है, वो पॉजिटिव हो रही है और आप ज़्यादा बेहतर काम कर पाएंगे आने वाले समय में। ठीक है? अगर आपको समझ नहीं आता है कि मेरा इंटेलिजेंस क्या है, मैं कैसी बुद्धि है मेरी, मैं म्यूजिकल हूँ, काइनेस्थेटिक हूँ, विजुअल हूँ, 5 मिनट और समय देंगे। बॉयज कीप क्वाइट फॉर अ व्हाइल, केवल 2 मिनट, 5 मिनट। तो हमें सबसे पहले क्या करना है? ये जो सर ने बताया, बाद में आपको BBA, BCA जो भी कुछ है, ये सब क्या है? दिस इज करियर इंफॉर्मेशन। जैसे इंटरनेट पे आप खोजते हैं ना, तो आप कुछ टाइटल डालते हैं ऊपर, क्या आई वांट टू सर्च फॉर दिस, टॉपिक डालेंगे ना। तो अभी क्या समय है? आपको वो टॉपिक पता करना है कि मुझे ये करियर इंफॉर्मेशन चाहिए किस फील्ड के लिए। और वो टॉपिक कैसे पता करेंगे आप? वो टॉपिक पता करेंगे कि पहले जाने मेरा इंटरेस्ट क्या है, मेरा किस सब्जेक्ट में मैं ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाती हूँ, क्या मैं लंबे समय तक बैठ सकती हूँ, मुझे सीटिंग जॉब पसंद है या मुझे ऐसी जॉब पसंद है जहाँ मैं लोगों से ज़्यादा बातचीत करूँ, क्या मैं चाहती हूँ मैं और भी पढ़ूँ आगे लाइफ में। तो अपने इंटरेस्ट और आपको काम करने में क्या पसंद है, हम एक वर्ड बोलते हैं ना एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड क्या होता है? एप्टीट्यूड क्या होता है? अप्लाइड इंटेलिजेंस। क्या होता है? अप्लाइड इंटेलिजेंस। एक बच्चा हाइट एंड डिस्टेंस के, मैं मैथ्स में उतनी अच्छी नहीं हूँ हालांकि, पर एक एग्जाम्पल देने की कोशिश करती हूँ। एक बच्चा कोई एरिया कैलकुलेट कर सकता है मैथ्स में, ठीक है, इसका मतलब उसका लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस है, उसे इजीली वो कर पा रहा है। लेकिन एक बच्चा शायद वहाँ उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा हो, लेकिन अगर इस कमरे के अंदर लाकर खड़ा कर दिया जाए तो तुरंत बता देगा मैडम इसका ये कितना है, ये कितना है, अच्छा इसको कैलकुलेट किया, इसका एरिया इतना है। तो वो जो वहाँ क्लास में कॉपी पर कर रहा है, इज इंटेलिजेंट, ही हैज एप्टीट्यूड इन इट, लेकिन वो ये काम नहीं कर पाएगा। ये क्या है? अप्लाइड इंटेलिजेंस। तो ये आर्किटेक्चर में जरूरी पड़ेगी आपको, जरूरत इसकी, आपको सिविल इंजीनियरिंग में जरूरत पड़ेगी इसकी, अप्लाइड इंटेलिजेंस की, अप्लाइड मैथमेटिकल माइंड की, इंटेलिजेंस की। और अगर आप क्लास में वो पढ़ रहे हैं तो वो आपको दूसरे और फील्ड में मदद करेगा। जैसे मैथ्स की कहाँ जरूरत पड़ सकती है? आप एनालिस्ट जैसे बनते हैं ना, बिजनेस एनालिस्ट हो गए, डेटा साइंस में आपको जरूरत पड़ सकती है उसकी।
ठीक है, आपको एक्चुअरियल साइंस में भी रिस्क मैनेजमेंट में ज़रूरत पड़ सकती है उसकी, लेकिन हो सकता है कि आप प्रैक्टिकली हॉल में आकर वो करने में इतने कंफर्टेबल नहीं हो, आपको अच्छा नहीं लगे, आप उतना बेहतर तरह से उसको नहीं कर पाए। तो एप्टीट्यूड क्या है? अप्लाइड इंटेलिजेंस। मुझे कुकिंग का शौक है, लेकिन क्या मैं कुकिंग एज करियर ले सकती हूँ? क्या मैं लंबे समय तक खाना बना सकती हूँ कहीं खड़े होकर अगर मुझे टास्क मिल जाए? अगर आप वो कर सकते हो, देन यू हैव इंटेलिजेंस, अप्लाइड एप्टीट्यूड इन दैट। If you can perform a work skillfully, then you have aptitude in that. और अगर आप नहीं कर सकते हो तो आपका उसमें क्या है? एप्टीट्यूड नहीं है। और हमारे अंदर 2-3 तरह की इंटेलिजेंस होती है, कई बार कुछ लोग के अंदर 7 तरह की इंटेलिजेंस बहुत ही बैलेंस के साथ होती है, जो जीनियस होते हैं। तो अभी बस एक नटशेल में सबसे पहले आपको क्या करना है? आपको ये देखना है मैं किस ब्रांच में हूँ, किस स्ट्रीम में हूँ, उस स्ट्रीम में मेरे पास मेरा इंटरेस्ट किस फील्ड में है। क्या मैं पढ़ना चाहता हूँ लंबे समय तक, या 4 साल का कोई कोर्स करके मुझे जॉब चाहिए? ठीक है, उसके बाद में वैसे कौन से कोर्सेज होंगे उनकी इंफॉर्मेशन लेंगे। एंट्रेंस एग्जाम कैसे देना है? एंट्रेंस एग्जाम, आप में से 12वीं में कितने बच्चे हैं अभी यहाँ पर? अच्छा, अब कर दीजिए, नीचे आप कर दीजिए, पुट योर हैंड्स डाउन। आप लोगों को पता है आपके बहुत सारे फॉर्म्स कब आने शुरू हो जाएंगे? वैसे तो नवंबर से आने शुरू हो जाते थे, लेकिन इस बार हो सकता है जनवरी में आए। हमेशा जितने भी आपको कोर्सेज में इंटरेस्ट है उनसे रिलेटेड जो भी एंट्रेंस टेस्ट है उनको चेक कीजिए, उनका एक क्या बना लीजिए, चार्ट पेपर बना लीजिए, चार्ट जैसा है कुछ, और उसमें लिखिए कि अगर MBBS के लिए देना है, मान लीजिए नीट के एग्जाम का फॉर्म कब निकलने वाला है, टेंटेटिव डेट लिख लीजिए, और फिर ध्यान रखिए कि इस दिन ये डेट निकलेगी। ये तो आप भी कर सकते हैं कि एक चार्ट पेपर पर जितने भी एंट्रेंस टेस्ट होंगे उनका स्लैब बना दीजिए, और बच्चों को क्लास में एक नोटिस प्रोवाइड कर दीजिए कि ये एंट्रेंस टेस्ट का रजिस्ट्रेशन तब से तब तक ओपन है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे एंट्रेंस टेस्ट ही फिल नहीं करते हमारे यहाँ, है ना। तो ये आप कर लीजिए। आई होप दिस सेशन विल हेल्प यू। थोड़ा सा अगर आपको अच्छा काम करना चाहिए, क्यों आपको सही से पढ़ाई करनी चाहिए? ताकि हमें बाहर से जो भी फीडबैक मिले वो कैसा मिले? अच्छा मिले। कैसा मिले? पॉजिटिव मिले। कैसा मिले? और ये एम बना लीजिए कि हम दिन में 2 काम कोई ऐसे करेंगे जिसके कारण हमें क्या मिलेगा? पॉजिटिव फीडबैक मिलेगा। क्या मिलेगा? आप देखिए कि अगर आप पॉजिटिव फीडबैक लेते रहेंगे ना, अच्छा सा काम करते रहेंगे, तो आप धीरे धीरे देखेंगे कि आपका अपने बारे में जो राय है वो बदल रही है, वो पॉजिटिव हो रही है, और आप ज़्यादा बेहतर काम कर पाएंगे आने वाले समय में। ठीक है, अगर आपको समझ नहीं आता है कि मेरा इंटेलिजेंस क्या है, मैं कैसी बुद्धि है मेरी, मैं म्यूजिकल हूँ, काइनेस्थेटिक हूँ, विजुअल हूँ, 5 मिनट और समय देंगे बॉयज। कीप क्वाइट फॉर अ व्हाइल, केवल 2 मिनट, 5 भी नहीं। तो हमें सबसे पहले क्या करना है? ये जो सर ने बताया, बाद में आपको BBA, BCA जो भी कुछ है, ये सब क्या है? दिस इज करियर इंफॉर्मेशन। जैसे इंटरनेट पे आप खोजते हैं ना, तो आप कुछ टाइटल डालते हैं ऊपर, क्या आई वांट टू सर्च फॉर दिस, टॉपिक डालेंगे ना, तो अभी क्या समय है? आपको वो टॉपिक पता करना है कि मुझे ये करियर इंफॉर्मेशन चाहिए किस फील्ड के लिए। और वो टॉपिक कैसे पता करेंगे आप? वो टॉपिक पता करेंगे कि पहले जाने मेरा इंटरेस्ट क्या है, मेरा किस सब्जेक्ट में मैं ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाती हूँ, क्या मैं लंबे समय तक बैठ सकती हूँ, मुझे सीटिंग जॉब पसंद है या मुझे ऐसी जॉब पसंद है जहाँ मैं लोगों से ज़्यादा बातचीत करूँ, क्या मैं चाहती हूँ मैं और भी पढ़ूँ आगे लाइफ में। तो अपने इंटरेस्ट और आपको काम करने में क्या पसंद है, हम एक वर्ड बोलते हैं ना, एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड क्या होता है? एप्टीट्यूड क्या होता है? अप्लाइड इंटेलिजेंस। क्या होता है? अप्लाइड इंटेलिजेंस। एक बच्चा हाइट एंड डिस्टेंस के, मैं मैथ्स में उतनी अच्छी नहीं हूँ हालांकि, पर एक एग्जाम्पल देने की कोशिश करती हूँ
एक बच्चा कोई एरिया कैलकुलेट कर सकता है मैथ्स में, ठीक है, इसका मतलब उसका लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस है, उसे इजीली वो कर पा रहा है। लेकिन एक बच्चा शायद वहाँ उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा हो, लेकिन अगर इस कमरे के अंदर लाकर खड़ा कर दिया जाए तो तुरंत बता देगा मैडम इसका ये कितना है, ये कितना है, अच्छा इसको कैलकुलेट किया, इसका एरिया इतना है। तो वो जो वहाँ क्लास में कॉपी पर कर रहा है, इज इंटेलिजेंट, ही हैज एप्टीट्यूड इन इट, लेकिन वो ये काम नहीं कर पाएगा। ये क्या है? अप्लाइड इंटेलिजेंस। तो ये आर्किटेक्चर में जरूरी पड़ेगी आपको, जरूरत इसकी, आपको सिविल इंजीनियरिंग में जरूरत पड़ेगी इसकी, अप्लाइड इंटेलिजेंस की, अप्लाइड मैथमेटिकल माइंड की, इंटेलिजेंस की। और अगर आप क्लास में पढ़ रहे हैं तो वो आपको दूसरे और फील्ड में मदद करेगा। जैसे मैथ्स की कहाँ जरूरत पड़ सकती है? आप एनालिस्ट जैसे बनते हैं ना, बिजनेस एनालिस्ट हो गए, डेटा साइंस में आपको जरूरत पड़ सकती है उसकी, ठीक है, आपको एक्चुअरियल साइंस में भी रिस्क मैनेजमेंट में जरूरत पड़ सकती है उसकी। लेकिन हो सकता है कि आप प्रैक्टिकली हॉल में आकर वो करने में इतने कंफर्टेबल नहीं हो, आपको अच्छा नहीं लगे, आप उतना बेहतर तरह से उसको नहीं कर पाए। तो एप्टीट्यूड क्या है? अप्लाइड इंटेलिजेंस। मुझे कुकिंग का शौक है, लेकिन क्या मैं कुकिंग एज करियर ले सकती हूँ? क्या मैं लंबे समय तक खाना बना सकती हूँ कहीं खड़े होकर, अगर मुझे टास्क मिल जाए? अगर आप वो कर सकते हो, देन यू हैव इंटेलिजेंस, अप्लाइड एप्टीट्यूड इन दैट। If you can perform a work skillfully, then you have aptitude in that. और अगर आप नहीं कर सकते हो तो आपका उसमें क्या है? एप्टीट्यूड नहीं है। और हमारे अंदर 2-3 तरह की इंटेलिजेंस होती है, कई बार कुछ लोग के अंदर 7 तरह की इंटेलिजेंस बहुत ही बैलेंस के साथ होती है, जो जीनियस होते हैं। तो अभी बस एक नटशेल में सबसे पहले आपको क्या करना है? आपको ये देखना है मैं किस ब्रांच में हूँ, किस स्ट्रीम में हूँ, उस स्ट्रीम में मेरे पास मेरा इंटरेस्ट किस फील्ड में है। क्या मैं पढ़ना चाहता हूँ लंबे समय तक, या 4 साल का कोई कोर्स करके मुझे जॉब चाहिए, ठीक है। उसके बाद में वैसे कौन से कोर्सेज होंगे, उनकी इंफॉर्मेशन लेंगे। एंट्रेंस एग्जाम कैसे देना है? एंट्रेंस एग्जाम, आप में से 12वीं में कितने बच्चे हैं अभी यहाँ पर? अच्छा, अब कर दीजिए, नीचे हाथ कर दीजिए, पुट योर हैंड्स डाउन। आप लोगों को पता है आपके बहुत सारे फॉर्म्स कब आने शुरू हो जाएंगे? वैसे तो नवंबर से आने शुरू हो जाते थे, लेकिन इस बार हो सकता है जनवरी में आए। हमेशा जितने भी आपको कोर्सेज में इंटरेस्ट है, उनसे रिलेटेड जो भी एंट्रेंस टेस्ट है उनको चेक कीजिए, उनका एक क्या बना लीजिए, चार्ट पेपर बना लीजिए, चार्ट जैसा है कुछ, और उसमें लिखिए कि अगर MBBS के लिए देना है, मान लीजिए नीट के एग्जाम का फॉर्म कब निकलने वाला है, टेंटेटिव डेट लिख लीजिए, और फिर ध्यान रखिए कि इस दिन ये डेट निकलेगी। ये तो आप भी कर सकते हैं कि एक चार्ट पेपर पर जितने भी एंट्रेंस टेस्ट होंगे उनका स्लैब बना दीजिए, और बच्चों को क्लास में एक नोटिस प्रोवाइड कर दीजिए कि ये एंट्रेंस टेस्ट का रजिस्ट्रेशन तब से तब तक ओपन है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे एंट्रेंस टेस्ट ही फिल नहीं करते हमारे यहाँ, है ना। तो ये आप कर लीजिए। आई होप दिस सेशन विल हेल्प यू। थोड़ा सा अगर मुझे पता है भेजने की जल्दी है बहुत आज आप लोग सुन भी बहुत लिए हैं, तो इस पे कोई दोहराई नहीं है। स्पीकर हमारे बीच में है, इतनी अमूल्य सुना। सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद, और आज के गेस्ट का बहुत बहुत